आज हम पढ़ेंगे शक्ति के बारे में कि शक्ति का क्या मतलब होता है, शक्ति को लेकर के कौन सी मुख्य परिभाषाएं हैं। तो चलिए बात करते हैं शक्ति की। सबसे पहले हम बात करें, देखो शक्ति। तो जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो उसकी मूल अवधारणा माना गया है शक्ति को राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा माना गया है। इसका मतलब ये है कि बिना शक्ति के राजनीति विज्ञान को चलाना संभव नहीं है। राजनीति को चलाना शक्ति के बिना असंभव है। वो किस प्रकार से? तो हम कोई भी कार्य करते हैं कि किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसको करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? शक्ति की। शक्ति के बिना किसी भी कार्य को करना संभव नहीं है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को चलाते हैं और शक्ति में ऊर्जा, शरीर को चलाने के लिए हमें शक्ति की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो बिना भोजन के हमारे अंदर शक्ति का अभाव पाया जाता है, हम कार्य नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति की आवश्यकता होती है। तो किसी भी कार्य को हम करें तो बिना शक्ति के यह संभव नहीं है। अब बात करते हैं प्राचीन समय की। तो प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो प्राचीन समय या प्राचीन काल, तो प्राचीन समय में शक्ति का मतलब किससे था? तो प्राचीन समय में शक्ति का तात्पर्य किससे था? सैनिक शक्ति से। वो कैसे? कि देखो, प्राचीन समय की हम बात करें तो प्राचीन समय में क्या था? जो हमारी शासन व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से कौन सी थी? राजतंत्र। तो राजतंत्र में क्या होता था? राजा के बारे में कहा जाता था कि राजा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? शक्तिशाली होना चाहिए। और राजा शक्तिशाली किससे होगा? कि राजा के पास जितनी ज़्यादा क्या होगी? सेना। तो जितनी सेना किसी राजा के पास होगी उसी से उसकी शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। ज़्यादा सेना होगी, दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा तो दूसरे राज्य पर अपना क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। तो प्राचीन समय में शक्ति का मतलब किससे माना जाता था? सैनिक शक्ति से। फिर धीरे धीरे इसका अर्थ बदलने लगा। अगर प्राचीन समय की हम बात करें तो कुछ हमारे विचारक थे जिनमें हम बात कर लें, मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है। तो ये कुछ विचारक अपने ऐसे हैं जिन्होंने शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र, इन्होंने शक्ति पर अपने विचार प्रकट किए, शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया। अगर हम बात कर लें यूरोपीय चिंतक की, तो यूरोपीय चिंतक की हम बात करें कि यूरोप में जो राजनीति विचारक था, यूरोपीय चिंतक, और नाम आता है किसका? मैकियावेली। और मैकियावेली ने शक्ति के बारे में मुख्य रूप से कहा कि राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह क्या होना चाहिए? चालाक होना चाहिए। ये विचार किसके थे? ये विचार मैकियावेली के थे। तो मैकियावेली प्रथम यूरोपीय चिंतक था जिसने ज़्यादा महत्व किसको दिया? शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया। तो इस प्रकार से
शक्ति को परिभाषित करने का काम मैकियावेली ने किया। फिर आगे अगर हम बात करें तो होब्स, लॉक, रूसो की बात कर लें, जिन्होंने भी शक्ति पर अपने विचार प्रकट किए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले होब्स की। होब्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवियथन। तो होब्स ने 1651 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लेवियथन। अब इस लेवियथन में होब्स ने ज़्यादा महत्व किसको दिया? शक्ति को महत्व दिया। तो इस प्रकार से मुख्य जो विचारक बने जिन्होंने शक्ति पर अपने विचार प्रकट किए, उसमें हम और बात कर लें तो नाम आता है चार्ल्स मेरियम का। तो चार्ल्स मेरियम के साथ साथ नाम आता है कैटलीन। इन्होंने शक्ति के ऊपर अपनी एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी दी, महत्वपूर्ण इनका कथन भी है शक्ति के बारे में। फिर नाम आता है लासवेल का, कैप्लान का, मार्गेंथो का, तो ये कुछ विचारक हैं जिन्होंने किस पर जोर दिया? शक्ति पर जोर दिया। इन विचारकों ने शक्ति को स्पष्ट किया। फिर हम बात कर लें कुछ परिभाषाओं की। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो परिभाषा आती है शक्ति को लेकर के, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कैटलीन, अक्सर पूछी जाती है। और कैटलीन ने शक्ति के बारे में क्या कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? कैटलीन ने कहा। कैटलीन के बाद में अगर हम बात करें तो रॉबर्ट बायस्टेड। तो रॉबर्ट बायस्टेड, और रॉबर्ट बायस्टेड ने शक्ति को परिभाषित किया और शक्ति के बारे में क्या कहा कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। न कि उसका वास्तविक प्रयोग। न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो इस प्रकार से रॉबर्ट बायस्टेड ने शक्ति को परिभाषित किया कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। ऐसे लासवेल ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था तो लासवेल, और लासवेल की पुस्तक है लासवेल की पुस्तक है हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। तो ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। तो ये जो किताब थी, ये किताब किसने लिखी? लासवेल ने लिखी, जिसमें इन्होंने शक्ति को परिभाषित किया। इसके बाद में आगे हम बात करें तो मैकाइवर, और मैकाइवर ने भी शक्ति को स्पष्ट करने के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द
वेव, द वेव ऑफ गवर्नमेंट। तो द वेव ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति को स्पष्ट करने का काम किसने किया? मैकआइवर ने किया। फिर आगे हम देखते हैं शक्ति और बल में अंतर और शक्ति और प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं शक्ति और बल के बारे में। शक्ति व बल, इन दोनों में अंतर। अंतर की हम बात करें तो पहला अंतर अगर हम देखें तो देखो बताया गया है कि शक्ति जो है वह शक्ति हमें दिखाई नहीं देती है। तो शक्ति कैसा है? शक्ति प्रच्छन्न। शक्ति प्रच्छन्न क्या है? बल है। जबकि बल क्या है? तो शक्ति तो छुपी हुई है। जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो हमें किसके रूप में दिखाई देता है? बल के रूप में दिखाई देता है। तो शक्ति प्रच्छन्न क्या है? बल है, छुपा हुआ बल है। जबकि बल प्रकट शक्ति है। तो जब हम अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेंगे तो वो किसके माध्यम से होगा? बल के माध्यम से होगा। तो जब व्यक्ति अपना बल का प्रयोग करता है तो हमें क्या दिखाई देती है? उसकी शक्ति दिखाई देती है, अन्यथा हमें शक्ति दिखाई नहीं देती है। तो शक्ति प्रच्छन्न बल है, शक्ति छुपा हुआ बल है। और जब उस बल को हम प्रकट कर देते हैं तो वो किसका रूप धारण कर लेती है? शक्ति का रूप धारण कर लेती है। तो शक्ति प्रच्छन्न है, छुपा हुआ है, इसका मतलब कि दूसरा अंतर इसमें हो जाएगा कि शक्ति अप्रकट तत्व है। तो शक्ति को प्रकट नहीं किया जा सकता है। शक्ति हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए शक्ति को प्रकट नहीं किया जा सकता है। लेकिन बल कैसा हो गया? तो बल हो गया प्रकट। तत्व है। तो हमें जो दिखाई देता है वो क्या दिखाई देता है? हमें बल दिखाई देता है, हमें शक्ति दिखाई नहीं देती है। तो शक्ति छुपी हुई रहती है इसलिए प्रकट है, और बल छुपा हुआ नहीं रहता। जब बल का हम प्रयोग करते हैं तो वो हमें शक्ति के रूप में दिखाई देता है, इसलिए बल कैसा हो गया? प्रकट तत्व हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं शक्ति और प्रभाव के बारे में। शक्ति और प्रभाव में अंतर। अगर अंतर की हम बात करें कि शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है, तो पहली जो चीज आती है वो आती है शक्ति दमनात्मक होती है। शक्ति दमनात्मक होती है। तो शक्ति को कैसा माना गया है? शक्ति को दमनात्मक माना गया है। जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव को क्या माना गया है? मनोवैज्ञानिक। तो प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। तो प्रभाव को मनोवैज्ञानिक माना गया है। अब देखो शक्ति दमनात्मक होती है, वो कैसे होती है? पुलिस को देखो, पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। तो पुलिस लाठी चार्ज करती है तो नागरिकों का क्या करती है? दमन करती है ना। उनके जो भी आंदोलन है उनको
वो वहाँ से हटाने का प्रयास करती है, तो शक्ति का प्रयोग पुलिस करती है, तो वो शक्ति कैसी हुई? दमनात्मक हुई। जब पुलिस शक्ति का प्रयोग करेगी तो क्या वह नागरिकों के बारे में सोचेगी, पब्लिक के बारे में सोचेगी कि कहीं इनको चोट तो नहीं आए, कहीं इनको नुकसान तो नहीं हो? तो कभी भी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो वो सहमति पर आधारित नहीं होगा। तो शक्ति कैसी हुई? दमनात्मक हुई। तो शक्ति का प्रयोग दमन के रूप में किया जाता है, दबाने के लिए किया जाता है। जबकि प्रभाव जो है वो मनोवैज्ञानिक होता है कि हम किसी की बात को हम अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, और ज़रूरी थोड़ा है कि हम उसको स्वीकार करें। तो ये अपने मन पर डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति से हम प्रभावित हुए, किसी से नहीं हुए। तो प्रभाव कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। अब देखो दूसरी बिंदु की हम बात कर लें, तो शक्ति जो है वो सहमति पर आधारित नहीं होती है। शक्ति सहमति पर आधारित नहीं। जबकि प्रभाव सहमति पर आधारित। तो शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो ये पूछ कर नहीं किया जाता कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो। तो शक्ति का प्रयोग, पुलिस जब अपनी शक्ति का प्रयोग करती है तो अगले की सहमति नहीं लेती कि हम लाठीचार्ज करेंगे, तो आप अपनी सहमति प्रदान करो। तो इस प्रकार से हम शक्ति को देखें तो शक्ति कभी भी सहमति पर आधारित नहीं होती। जबकि प्रभाव की हम बात करें तो हम किससे प्रभावित होंगे? ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक होता है कि ये हमारे मन पर डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति हमें कितना प्रभावित कर पाता है। तो यहाँ पर शक्ति नहीं होती है, यहाँ पर एक व्यक्ति के मन पर उस दूसरे व्यक्ति ने कितना अपना इफेक्ट डाला है, तो ये पूरा पूरा सहमति पर आधारित होता है। तीसरे बिंदु की अगर हम बात कर लें तो शक्ति दमनात्मक होती है, इसलिए इसे अप्रजातांत्रिक माना गया है। तो शक्ति को कैसा माना गया है? अप्रजातांत्रिक। क्यों? क्योंकि शक्ति क्या करती है? दमनकारी होती है, शक्ति दमन करती है, इसलिए ये कैसी है? अप्रजातांत्रिक है। क्योंकि प्रजातंत्र में किसी प्रकार से नागरिकों का दमन नहीं होता है, और शक्ति क्या करती है? दमन करती है, इसलिए शक्ति को क्या माना गया है? अप्रजातांत्रिक माना गया है। तो शक्ति अप्रजातांत्रिक होती है, जबकि प्रभाव प्रजातांत्रिक होता है। तो प्रभाव कैसा होगा? प्रजातांत्रिक होगा, और शक्ति कैसी होगी? अप्रजातांत्रिक हो गई। अगले बिंदु की हम बात कर लें तो शक्ति को स्थिरता के लिए प्रभाव की आवश्यकता होती है। तो शक्ति को स्थिरता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रभाव की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं होती।
एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो देखो, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति के माध्यम से लोगों से अपनी जो मांगे थी, अपने जो कानून थे, उनको मनवाने का प्रयास किया। तो शक्ति के माध्यम से अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने अपने प्रभाव के माध्यम से कार्य किया। तो इस प्रकार से प्रभाव को शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? प्रभाव की आवश्यकता होती है। आज के लिए